मैं इंजीनियर AK सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RVS पॉलीटेक्निक, बिजपुरी, आगरा से आज आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर का CMA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सब्जेक्ट CMA एंड ED का पीरियड ले रहा हूँ। इंजीनियर AK सिंह। टॉपिक है भंडार एवं स्टॉक, भंडार तथा स्टॉक। यूनिट 12, लेक्चर 1। भंडारण की आवश्यकता क्यों है? भंडारण की आवश्यकता लोक निर्माण विभाग का मुख्य कार्य क्षेत्र लोकहित कार्यों का निर्माण तथा उनकी समयबद्ध आवश्यक देखभाल है। इसके लिए विभाग की विविध निर्माण सामग्री उपकरणों की नितांत आवश्यकता पड़ती है। पहले विभाग द्वारा निर्माण सामग्री पूर्ण क्रय करके स्टोर में रखने की प्रथा नहीं थी। जब इसकी आवश्यकता पड़ती थी तभी बाजार से क्रय की जाती थी, परंतु समय पर आवश्यक मात्रा में उत्तम गुणवत्ता की उचित मूल्य पर निर्माण सामग्री खुले बाजार में उपलब्ध न होने पर निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा पड़ती थी तथा कई बार इसे रोक देना पड़ता था। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए विभाग में आवश्यक निर्माण सामग्री के भंडारण की प्रथा अपनाई गई। स्टोर के रखरखाव का उत्तरदायित्व। स्टोर के रख रखाव का उत्तरदायित्व लोक निर्माण विभाग के खंड क्षेत्र में निर्माण कार्य को देखते हुए सुविधानुसार एक या अनेक स्टोर स्थापित किए जाते हैं। स्टोर का रखरखाव का मूल रूप से उत्तरदायित्व खंड अधिकारी या अधिशासी अभियंता का होता है, जो सामान के क्रय, देखरेख, सुरक्षा, निर्माण में खपत की उचित व्यवस्था करते हैं तथा बेकार और नष्ट हुई सामग्री को बट्टे खाते में राइट ऑफ डालने का आदेश करता है। परंतु सुविधा की दृष्टि से भंडार का भौतिक चार्ज अभियंता को दे दिया जाता है, जो अपने उच्चाधिकारी सहायक अभियंता के निर्देशों के अनुसार इसके प्रबंध, रखरखाव, सुरक्षा, वितरण, लेखा रखने के जिम्मेदार होता है। अवर अभियंता स्टोर में सामान की प्राप्ति पर अपनी माप पुस्तिका में अवर अभियंता स्टोर के सामान की प्राप्ति पर अपनी माप पुस्तिका यानी MB तथा लेखा रखने का जिम्मेदार होता है जहाँ भंडार काफ़ी बड़ा होता है वहाँ अवर अभियंता को सहायता के लिए स्टोर कीपर की नियुक्ति की जाती है। स्टोर कीपर सामान के उचित भंडारण की व्यवस्था करता है और सामग्री के लेन देन और लेखा रखने का जिम्मेदार होता है।
स्टोर खंड के मुख्यालय और खंड क्षेत्र के ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां से सामग्री निर्माण स्तर पर पहुंचाने पर परिवहन में सुगमता रहे। निर्धारित अवधि पर स्टोर के लेन देन का लेखा और अधिशेष का ब्यौरा खंड अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। स्टोर लेखा का मुख्य सिद्धांत। स्टोर लेखा का मुख्य सिद्धांत। स्टोर की स्थापना इस आधार पर की जाती है जिस कार्य के लिए सामग्री क्रय हुई है, जिस कार्य के लिए सामग्री क्रय हुई है, इसका खर्चा उसी कार्य पर डाला जाए, उसी कार्य पर डाला जाए। यदि उस कार्य का नाम पहले से स्पष्ट नहीं है तो सामग्री का खर्चा उचंत शीर्षक या सस्पेंड हेड में डाला जाता है, परंतु अंततः कार्य का नाम ज्ञात होने पर खर्चा को उचंत शीर्षक से निकालकर कार्य विशेष के शीर्षक में डाल दिया जाता है। भंडार का वर्गीकरण। भंडार का वर्गीकरण ऊपर बताए गए मूल सिद्धांत के आधार पर सभी भंडार को निम्न दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला, वह भंडार जिसका खर्चा उचंत शीर्षक यानी कि सस्पेंस हेड में पड़ता है, इसे स्टॉक अथवा सामान्य भंडार, जनरल स्टोर भी कहते हैं। बी, वह भंडार जिसका खर्चा किसी विशिष्ट शीर्षक स्पेसिफिक हेड पर डाला जाता है, ये शीर्षक 3 प्रकार का होता है। ये शीर्षक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला औजार और मशीनें। औजार तथा मशीनें। औजार तथा मशीनें। टूल्स एंड प्लांट्स, जिसे कहते हैं T&P। सेकंड है सड़क सामग्री या रोड मेटल। और थर्ड है सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री। मटेरियल्स चार्ज्ड डायरेक्ट टू वर्क्स। स्टॉक और सामान भंडार ऐसे
सामान्य प्रकार के मटेरियल को जो सभी निर्माण कार्यों में खप या कंज्यूम हो जाता है स्टॉक के अंतर्गत लिया जाता है, जैसे कि ईंटें, सीमेंट, चूना, लोहा, लकड़ी, रंग रोगन। जब स्टॉक के लिए कोई सामान एक मुश्त क्रय किया जाता है उस समय वह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता कि वह सामान किस कार्य पर कितनी मात्रा में कब लगेगा, तो इस पर व्यय की गई धनराशि को शुरू में उचंत शीर्षक में या सस्पेंड हेड में डाल दिया जाता है। जब उपरोक्त सामान किसी विशेष कार्य में खप जाता है तो उसका लेखा व्यय उचंत शीर्षक से निकालकर बाय क्रेडिट उस कार्य के नाम पर डाल या बाय डेबिट दिया जाता है। अतः स्टॉक के अंतर्गत ऐसा सभी सामान लिया जाता है जिसका शीर्षक स्पष्ट न हो, विविध प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करके स्टॉक में रख ली जाती है। इस व्यवस्था से एक ही सामग्री को बार बार क्रय नहीं करना पड़ता और माल की गुणवत्ता बनी रहती है। इसके बाद है औजार तथा मशीनें। इस वर्ग के अंतर्गत निर्माण में काम आने वाली सभी आवश्यक औजार और मशीनें जैसे फावड़े, गैंती, तसले, फीता, चेन, लेवल, मिश्रक, कंपक, सड़क रोलर, मिट्टी काटने और ढोने की मशीनें, जीप, ट्रक, क्रेन इत्यादि लिए जाते हैं। औजार और मशीनें निर्माण कार्य के लिए आवश्यक तो हैं, परंतु ईंट, सीमेंट, बालू की भांति यह निर्माण कार्य में स्थायी रूप से कंज्यूम नहीं होते हैं। एक कार्य की समाप्ति पर वह अन्य कार्य में इस्तेमाल के लिए भेज दिए जाते हैं अथवा अन्य कार्य शुरू होने तक स्टोर में लौटकर आ जाते हैं। इसलिए इनका लेखा व्यय उचंत शीर्षक में न डालकर एक अलग शीर्षक में डाल के औजार और मशीनों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद है सड़क सामग्री या रोड मेटल। सड़क निर्माण और अनुरक्षण में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट सामग्री जैसे पत्थर की गिट्टी, मुरम, बिटुमन, कोलतार इत्यादि स्टोर में न लाकर सड़क की पूरी लंबाई में इसके किनारे समुचित अंतराल पर चट्टे लगाकर डाल दिया जाता है। यह अधिक सुविधाजनक है। स्टोर से पुनः सड़क तक की ढुलाई का व्यय नहीं करना पड़ता। सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री। सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री बड़े निर्माण कार्यों के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री का ब्यौरा, नाम और परिमाण पहले से ही स्पष्ट होता है, अतः इसका खर्चा उचित शीर्षक में न डालकर एक अलग शीर्षक सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री के अंतर्गत बुक किया जाता है। सामग्री को क्रय करके सीधे निर्माण स्थल के भंडार में पहुंचा दिया जाता है। इसके व्यय को सीधा उस कार्य पर कर दिया जाता है। इस सामग्री का निर्माण स्थल पर ही लेखा स्थल सामग्री लेखा MAS अकाउंट में रखा जाता है। उचंत शीर्षक सस्पेंस हेड। सस्पेंड हेड क्या है? लेखा पद्धति में विभिन्न खर्चों को इनके अभिप्राय के अनुसार अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। समान खर्चों को एक ही शीर्षक में दिखाया जाता है, परंतु कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में स्पष्ट नहीं होते हैं अथवा स्पष्ट शीर्षक में नहीं आते हैं। ऐसे सभी खर्चों को अस्थायी तौर पर एक अलग शीर्षक में डाल दिया जाता है। इस शीर्षक को उचंत शीर्षक या सस्पेंड हेड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीमेंट, इस्पात, टिम्बर, ईंटें, बालू सामग्री का खर्चा सर्वप्रथम उचंत शीर्षक में स्टॉक में डाल दिया जाता है। बाद में जब यह सामान विशिष्ट निर्माण कार्य के लिए निर्गत किया जाता है तो इस खर्चे को उचंत शीर्षक स्टॉक से निकालकर विशिष्ट या सही शीर्षक में डाल दिया जाता है। स्टॉक क्या है?
स्टोर और स्टॉक में अंतर, स्टोर और स्टॉक में अंतर। डिफरेंस इन बिटवीन स्टोर एंड स्टॉक। स्टोर के अंतर्गत सभी उच्चतम शीर्षक, विशिष्ट शीर्षक वाली सामग्री और वस्तुएं आती हैं, जैसे स्टॉक, औजार और मशीनें, सड़क की गिट्टी इत्यादि। स्टॉक की आरक्षित सीमा खंड में संपन्न किए जाने वाले निर्माण कार्यों और अनुरक्षण के परिमाण को दृष्टि में रखकर प्रत्येक स्टॉक की वित्तीय सीमा निर्धारित कर दी जाती है। किसी भी समय स्टोर में उस सीमा से अधिक मूल्य का स्टॉक नहीं रहना चाहिए। इसे स्टॉक की आरक्षित सीमा या आरक्षित स्टॉक कहते हैं। स्टॉक प्राप्ति, रिसिप्ट्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक का सामान प्राप्त करने का अधिकार करने के प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, विक्रेताओं से। सेकंड, अन्य विभागों ऑब्लिक खंडों से अंतरण द्वारा। तीसरा, विभागीय उत्पादन से। विभागीय उत्पादन से। और निर्माण कार्य की समाप्ति पर अवशेष सामान। निर्माण कार्य की समाप्ति पर अवशेष सामान। विक्रेताओं से, अन्य विभागों खंडों से, विभागीय उत्पादन से, निर्माण कार्य या भवनों से। स्टॉक निकासी या निर्गत, इशू ऑफ स्टॉक। इशू ऑफ स्टॉक। इशू ऑफ स्टॉक का मतलब स्टॉक निकासी। स्टॉक निकासी निर्माण और अनुरक्षण कार्यों पर इस्तेमाल के लिए अन्य खंडों या विभागों को मांग होने पर हस्तांतरण करने के लिए, स्थानीय निकायों को निर्धारित दर पर बेचने के लिए, फालतू सामान को ठेकेदारों तथा जनता में नीलाम करने के लिए, बेकार और अनुपयोगी सामान की स्वीकृति मिलने पर राइट ऑफ डालने के लिए। निर्गत प्रक्रिया, स्टोर से सामान निकालने के लिए सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश होने जरूरी हैं। स्टोर से सामान लेने के लिए इंडेंट भरना आवश्यक है। मांग पत्र फॉर्म 7 पर भरा जाता है। एक अवर अभियंता अपने अधीन हो रहे निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत एस्टीमेट में दी गई मात्रा तक कोई भी सामान अपने स्टोर से मांग पत्र भरे कार्य पर सीधा निर्गत कर सकता है। स्टॉक का लेखा, स्टॉक का लेखा। स्टॉक का लेखा। स्टॉक का लेखा उपखंड अधिकारी या सहायक अभियंता के कार्यालय में रखा जाता है। सभी उपखंडों के स्टॉक का एक लेखा खंड अधिकारी अधिशासी के अभियंता के कार्यालय में भी रखा जाता है। स्टॉक का लेखा दो प्रकार का होता है। पहला, मूल्यांकक या वैल्यू अकाउंट्स। इसके अंतर्गत सभी सामान का मूल्य संबंधी विवरण रखा जाता है। और बी है मात्रात्मक लेखा। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी अकाउंट्स। स्टॉक का मूल्यात्मक लेखा। स्टॉक का मूल्यात्मक लेखा
सामान की लागत, जिसकी शब्दावली निम्नलिखित है। पहला, सामान की लागत भंडारण व्यय, भंडारण दर, भंडारण दर, पर्यवेक्षण व्यय, और निकासी दर या निर्गत दर। निकासी दर या निर्गत दर। बाजार दर, सामान की लागत कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, जिस मूल्य पर सामान उत्पादक और बाजार से क्रय किया जाता है, इसे सामान की लागत कहते हैं। इसमें भंडार तक ढुलाई इत्यादि का व्यय भी सम्मिलित रहता है। भंडारण व्यय, मटेरियल को क्रय करके उसे स्टोर में रखा जाता है। सामान के रखरखाव, इसकी निगरानी, चौकीदारी पर तथा इसका लेखा रखने पर जो वास्तविक खर्च आता है उसे भंडारण व्यय कहते हैं। भंडारण व्यय में गोदाम या यार्ड का किराया तथा इसकी सुरक्षा के लिए रखे गए कर्मचारियों का वेतन भी सम्मिलित रहता है। भंडारण दर, भंडारण की गई प्रत्येक वस्तु पर अलग अलग भंडारण व्यय की गणना कठिन पड़ती है, अतः वर्ष भर में हुए भंडारण व्यय की भंडारण किए गए सामान की लागत से भाग देकर भंडारण दर निकाल ली जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। भंडार को बनाए रखने में कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त नियमित स्थापना के कई अधिकारी और कर्मचारी भी भंडारण संबंधी कार्य करते हैं, जिनके देय वेतन और भत्ते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भंडार पर ही आते हैं। इस व्यय को पर्यवेक्षण व्यय कहते हैं। निकासी या निर्गत दर, इशू रेट, भंडार में जिस रेट पर कोई सामान किसी कार्य के लिए निर्गत किया जाता है उसे निर्गत दर कहते हैं। निर्गत दर निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित व्यय जोड़ लिए जाते हैं। निर्गत दर बराबर सामान का क्रय मूल्य प्लस भंडार तक ढुलाई तथा भंडारण व्यय। विभागीय स्टोर में मटेरियल का भंडारण कार्यों को सुचारू रूप से निर्माण की दृष्टि से किया जाता है, लाभ कमाने के लिए नहीं। अतः निर्गत दरें इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि मटेरियल पर किया गया पूरा व्यय वसूल हो जाए और विभाग को कोई क्षति न उठानी पड़े। बाजार रेट, यह वस्तु की वह दर है जिस पर खुले बाजार में उपलब्ध है। यदि वस्तु कंट्रोल के अंतर्गत आती है तो इसका नियंत्रित दर भी प्रभावित होती है। परिसंपत्ति या देनदारी, परिसंपत्ति तथा देनदारी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। परिसंपत्ति किसी समय भंडार में उपलब्ध मटेरियल जिसका क्रय मूल्य चुका दिया गया है, भंडार की परिसंपत्ति कहलाता है। परिसंपत्ति में विभाग की भूमि, भवन, सामान, मशीनें इत्यादि जिनका स्पष्ट रूप से स्वामी है की लागत की भी गणना की जाती है। देनदारी, किसी समय भंडार में उपलब्ध सामान जिसका भुगतान देय है, भंडार की देनदारी कहलाता है। यदि विभाग ने सप्लायर ठेकेदारों को कोई वैध भुगतान करना है तो वह विभाग की देनदारी के अंतर्गत आता है। खाता मूल्य, किसी सामान को क्रय करके भंडार तक लाने में जो कुल व्यय आता है उस सामान का खाता मूल्य कहलाता है। खाता मूल्य में बाजार दर और स्टोर तक की ढुलाई सम्मिलित रहती है। बुक ट्रांसफर,
सामान्यतः एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग को उससे क्रय किए गए सामान का नगद भुगतान नहीं करता है। भुगतान की राशि एक विभाग के खाते से दूसरे विभाग के खाते में अंतरित कर दी जाती है। इसे खाते के अंतरण कहते हैं। आकलन और विकलन अंतरण मांग पत्र। आकलन आकलन और विकलन अंतरण मांग पत्र। जब एक सरकारी विभाग अपना सामान दूसरे सरकारी विभाग को बेचता है तो इसका खाता भुगतान किया जाता है, बुक ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रपत्र 55 पर किया जाता है। यह प्रपत्र 55 पर किया जाता है, जिसे अंतरण मांग पत्र कहते हैं, जिसे अंतरण मांग पत्र कहते हैं। सामान प्राप्त करने वाला विभाग यदि अंतरण मांग पत्र से सहमत है तो एक अन्य प्रपत्र 56 पर अपनी स्वीकृति देकर दोनों फार्म सामान सप्लाई करने वाले विभाग को लौटा देता है और सामान देने वाला विभाग इस स्वीकृति को महालेखाकार को भेज देता है, जो खाते में अंतरण कर लेता है। अंतरण प्रविष्टि या ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री ऐसे कहते हैं। अंतरण प्रविष्टि। अंतरण प्रविष्टि विभागीय स्तर पर जब एक शीर्षक से कार्य पर दिखाया गया व्यय इसे को निकालकर दूसरे शीर्षक में या कार्य के खाते में डाला जाता है तो इसे ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। प्रारंभिक शीर्षक स्पष्ट न होने पर अथवा भूल सुधार के लिए अंतरण प्रविष्टि की आवश्यकता पड़ती है। जिस फॉर्म पर यह अंतरण किया जाता है उसे ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर, उसे ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर TEO कहते हैं। सामग्री के लिए मानपत्र। सामग्री के लिए मांग पत्र। इंडेंट फॉर मटेरियल्स। विभागीय स्टोर से सामान निकलवाने के लिए मांग प्रपत्र भरना पड़ता है। मांग पत्र एक अनुमति पत्र होता है जिस पर सामान प्राप्त करने वाले की रसीद ली जाती है। यह सक्षम अधिकारी द्वारा पारित होना जरूरी है। मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र संख्या 7 पर लिया जाता है। जिस अधिकारी कर्मचारी को विभागीय स्टोर से सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है उसे मांग पत्र इंडेंट बुक दी जाती है। मांग पत्र पुस्तिका 3 प्रतियों में छपी होती है। पृष्ठों पर मशीनी संख्याकरण होता है। मांग पत्र भरने और इस सामान की निर्गत करने की विधि अग्रलिखित है। जिस अधिकारी को स्टोर से सामान लेना होता है वह मांग पत्र भरता है। मांग पत्र पर कार्य का पूरा नाम, शीर्षक या खंड का नाम अवश्य देना चाहिए। इंडेंट 3 प्रतियों में भरा जाता है। पहला काउंटर फॉइल COUNTER काउंटर फॉइल। B मांग पत्र और C पूर्ति पत्र इनवॉइस। काउंटर फॉइल यानी प्रतिपूर्ण, मांग पत्र यानी इंडेंट और इनवॉइस। मांग करता अधिकारी प्रथम 2 प्रतियां भरता है। प्रतिपूर्ण अपने पास रख के अन्य 2 प्रतियों को दूसरी भरी हुई, तीसरी खाली इनवॉइस स्टोर अधिकारी को भेज देता है। यदि सामान किसी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को निर्गत किया जाना है तो वह उसका पूरा नाम भी मांग पत्र पर दर्ज कर लेता है। भंडारी इस मांग पत्र को लिखे सामान की पूर्ति करता है।
यदि मांग पत्र की पूरी सामग्री उसी समय देना संभव न हो तो मदों मात्रा में आवश्यक काट छांट करके तिथि सहित अपने लघु हस्ताक्षर कर देता है और तीसरी प्रति भी उसी के अनुसार भर लेता है। तीसरी प्रति पर सामान प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर लेकर सामान उसके हवाले कर देता है। सामान निर्गत करने का अधिकार सहायक अभियंता या अधिशासी अभियंता को होता है। कोई भी सामान इन अधिकारियों की पूर्व अनुमति बगैर नहीं दिया जा सकता है। अमुद्रित टिकट रहित रसीद, अनस्टैम्प्ड रिसिप्ट USR, अमुद्रित रसीद या टिकट रहित रसीद। लोक निर्माण विभाग में जब किसी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को किसी निर्माण कार्य के अनुबंध के अंतर्गत कोई सामान या औजार या मशीनें इस्तेमाल के लिए विभागीय स्टोर से दी जाती है तो उसे प्रमाण के तौर पर साधारण पत्र पर रसीद लिखवा ली जाती है। इसके लिए किसी स्टाम्प पेपर की प्राप्ति लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती। इस रसीद पर कोई कोर्ट फीस या कोई टिकट भी नहीं लगाया जाता। विवाद होने पर यह रसीद कोर्ट में मान्य है। सामान्य की विक्रय लेखा बनाना। स्टोर में अनावश्यक पड़े सामान, सरप्लस मटेरियल को किसी अन्य विभाग, स्थानीय निकायों और आम जनता को बेचा जा सकता है। छोटी नगरपालिका, स्थानीय विकास प्राधिकरण जो किसी कारण अपने निजी भंडार स्थापित नहीं कर पाते हैं, कुछ विशेष प्रकार का सामान PWD से मोल लेकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। बिक्री के लिए विक्रय लेखा प्रपत्र 19 बनाया जाता है। ये जिस सामान को नीलामी द्वारा बेचा जाता है इसके लिए भी बिक्री लेखा बनाया जाता है। निष्प्रयोज्य सामान का निपटान। निष्प्रयोज्य सामान का निपटान तथा सर्वेक्षण। डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल्स एंड सर्वे रिपोर्ट। जब स्टोर की कोई वस्तु लगातार प्रयोग करने पर लाभदायक नहीं रहती, अन्य किसी कारण से बेकार या नष्ट हो जाती है या चोरी चली जाती है तो स्टोर के लेखे से निकाल दिया जाता है। इसे लेखा पद्धति में बट्टे खाते डालना या राइट ऑफ कहते हैं। अनुपयोगी सामान को लेखों से निकालने के लिए सर्वप्रथम उसकी सर्वेक्षण आख्या तैयार की जाती है और सक्षम अधिकारी के सामने आदेश पारित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसे स्टोर की सर्वे रिपोर्ट कहते हैं। स्टॉक की मात्रात्मक लेखा। स्टॉक लेखा की विभिन्न प्रपत्र और उनके भरने की विधि। स्टॉक लेखा संबंधी विभिन्न प्रपत्र तथा उनके भरने की विधि। स्टॉक का आगत निर्गत रजिस्टर प्रपत्र 8 पे भरा जाता है। रजिस्टर ऑफ स्टॉक्स रिसीप्ट ऑब्लिक इशूज। सेकंड, स्टॉक आगत का मासिक सार, मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टॉक रिसीप्ट्स। यानी कि प्रपत्र 9 पर भरा जाता है। स्टॉक निर्गत का मासिक सार, स्टॉक निर्गत का मासिक सार, मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टॉक इशूज, ये प्रपत्र 10 पे भरा जाता है। चौथा है स्टॉक की छमाही अधिशेष विवरणी। स्टॉक की छमाही
छमाही रजिस्टर। 5वां स्टॉक की छमाही रजिस्टर और छमाही अधिशेष विवरणी। हाफ ईयरली बैलेंस रिटर्न ऑफ स्टॉक, स्टॉक का आगत निर्गत रजिस्टर, सामान विक्रेताओं, अन्य खंडों, विभागीय उत्पादन इकाइयों, निर्माण कार्यों और भवनों का निर्माण पूर्ण होने पर अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। स्टॉक से सामान किसी निर्माण कार्य के लिए या अन्य खंड या उपखंड में हस्तांतरण के लिए निर्गत किया जाता है, इसे इशूज कहते हैं। सामग्री का अधिक या कम पाए जाना, स्टॉक में यदि कोई वस्तु अधिक पाई जाती है तो स्टॉक रजिस्टर में प्राप्ति में दिखाकर इतिशेष लेखा पूर्ण कर लिया जाता है। लेखा बंद करना, प्रत्येक मास के अंत में निर्धारित तिथि सामान्यतः 25 तारीख को स्टॉक बंद रजिस्टर बंद करके इतिशेष ज्ञात किया जाता है। मार्च मास की स्टॉक रजिस्टर 31 मार्च को बंद किया जाता है। स्टॉक रजिस्टर की एक प्रति लेखा बंद करके प्रति मास उपखंड अधिकारी के कार्यालय में भेज दी जाती है। स्टॉक आगत और निर्गत का मासिक सार प्रपत्र 9 और 10 पर। मासिक सार प्रपत्र तैयार करने के लिए मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अवैधता स्टोर कीपर अपने अनुखंड के स्टॉक के लेन देन का लेखा मास के अंत में उपखंड अधिकारी को भेज देता है। उपखंड के स्टॉक आगत का मासिक सार प्रपत्र 9 पर, स्टॉक निर्गत का मासिक सार प्रपत्र फॉर्म 10 पर भेजता है। स्टॉक की छमाही अधिशेष विवरणी प्रपत्र 11 पर भेजी जाती है। और स्टॉक का छमाही रजिस्टर प्रपत्र 12, यह रजिस्टर अधिशासी अभियंता के कार्यालय में उपखंडों द्वारा भेजे गए मासिक लेन देन के सार के आधार पर तैयार किया जाता है। जब उपखंडों में छमाही अधिशेष विवरणी आती है तो दोनों अभिलेख का मिलान करके जांच की जाती है। स्टॉक में सामान का अधिक या कम पाया जाना, स्टॉक की जांच करने पर हो सकता है कोई सामान अतिरिक्त, फालतू या कम हो। सामान के वास्तविक ग्राउंड बैलेंस या बुक बैलेंस में अंतर न हो। अंतर हो तो अवैधता स्टोर कीपर का यह दायित्व है कि वह ऐसे अंतर के प्रति सजग रहें और स्टोर का सभी लेन देन और लेखा रखने में सतर्कता बरतें। फिर भी कोई सामान अधिक पाया जाता है तो उसकी उपशीर्षक स्टॉक में अधिक पाया गया फाउंड सरप्लस इन स्टॉक के अंतर्गत स्टॉक रजिस्टर में प्राप्ति दिखा दी जाती है। स्टॉक की क्षति, लॉसेस ऑफ स्टॉक। स्टॉक की क्षति होने पर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को तुरंत देनी चाहिए। चोरी चले जाने की स्थिति में इसकी रिपोर्ट पुलिस में भी दी जाती है। स्टॉक के रखरखाव में सामान्य अनियमितताएं, स्टॉक का आगत निर्गत रजिस्टर घटिता अनुसार और क्रमानुसार रजिस्टर में दर्ज करना, स्टॉक के प्रत्यक्ष बैलेंस का पुस्तकीय बैलेंस से मेल न खाना, स्टॉक आगत की प्रविष्टि 7-7 MB में न करना, सामान का निर्गत मांग पत्र के बगैर कर देना और सामान को उपयुक्त शीर्षक के अंतर्गत दर्ज न करना। इसके बाद स्टॉक की जांच, स्टॉक टेकिंग और वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक में पड़े सभी सामान की भौतिक जांच स्टॉक टेकिंग कहलाती है। खंड अधिकारी का उत्तरदायित्व जो उसके अधीन विभिन्न उपखंड का स्टॉक पुस्तकीय लेखों के अनुसार उत्तम दशा में हो, कोई कर्मचारी इसका अनधिकृत प्रयोग न करे। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है।